Assalamualaikum. So in this video we are going to start the thrombocytopenia. प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिसमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन कर चुके हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में, लेकिन अब इस वीडियो में हम लोग जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया करेंगे। देखो, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब क्या है कि प्लेटलेट काउंट नॉर्मल से कम हो जाए। अब नॉर्मल रेंज ऑफ प्लेटलेट कितनी होती है? नॉर्मल रेंज ऑफ प्लेटलेट जो होती है वो 1,50,000 से लेकर 4 लाख सेल्स पर माइक्रोलीटर नॉर्मल काउंट होता है। ठीक है, अब अगर 1,50,000 से कम हो जाए तो उसको आप थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हो। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 1,50,000 से कम हो जाए तो बंदा जो है बहुत क्रिटिकल कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर 20,000 सेल से कम हो जाए प्लेटलेट्स ना, तो क्या होगा कि अगर कोई छोटा सा भी कट लग जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी और ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी अगर 20,000 सेल से कम हो जाए। ठीक है, और अगर 5,000 या 5,000 सेल से कम हो जाए तब क्या होगा कि बंदी की बॉडी पे डिफरेंट पेटिकियाज और परपोराज और इकाइमोसिस बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लाइक कोई इंजरी वगैरह नहीं आई होगी, लेकिन स्टिल पेटिकिया और परपोरा और इकाइमोसिस स्टार्ट हो जाएगा अगर 5,000 से कम हो जाए काउंट। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की दो कॉजेज़ हो सकती हैं। या तो प्रोडक्शन कम होती है प्लेटलेट्स की, ठीक है, और या तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, क्या होता है? या तो प्रोडक्शन कम होती है, मतलब प्लेटलेट्स बन ही नहीं रहे। ठीक है, और सेकंड ये है या तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास देखो, अब फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्शन कम है ना तो तो इसके साथ साथ प्लेटलेट जब नहीं बनेंगे तो मेगाकार्योसाइट्स का लेवल भी कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ब्रेक डाउन जो है वो बॉडी में ज़्यादा हो गई है, ठीक है, प्लेटलेट्स की, तो बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म के ज़रिए मेगाकार्योसाइट ज़्यादा बनाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट्स बने और कंपनसेटरी मैकेनिज्म हो। तो ये बात मैंने इसलिए बताई है मेगाकार्योसाइट्स वाली कि प्रोडक्शन जब कम होती है तो मेगाकार्योसाइट्स का लेवल भी कम होता है, और जब ब्रेक डाउन ज़्यादा होती है तो मेगाकार्योसाइट्स का लेवल भी ज़्यादा होता है। इट्स बिकॉज वाइवा वगैरह में पूछ सकते हैं कि हॉलमार्क ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है, मतलब द मेन एक अगर एक लाइन में बता सको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन वाला किस्सा, तो आप जस्ट कह दो कि मेगाकार्योसाइट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं जब डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है, और जब ब्रेक डाउन ज़्यादा होती है तो हमारे पास सॉरी मेगाकार्योसाइट्स ज़्यादा होते हैं जब प्रोडक्शन जो होती है वो जब ब्रेक डाउन ज़्यादा होती है, और मेगाकार्योसाइट्स कम होते हैं जब प्रोडक्शन जो होती है वो कम होती है। ठीक है, ये जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये मैंने लिखा हुआ भी है, लेस प्रोडक्शन लेस मेगाकार्योसाइट्स। ठीक है, ग्रेट मोर डिस्ट्रक्शन मोर मेगाकार्योसाइट्स। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की टाइप्स पे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बुक में जो है ना वो 3 टाइप्स लिखी हुई हैं। ठीक है, एक हमारे पास है इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपोरा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक होता है जिसको हम कहते हैं हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, इसके अलावा थ्रोम्बोटिक एंजियो माइक्रो एंजियोपैथी। ठीक है, थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले करते हैं इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपोरा। ठीक है, अच्छा, इस इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपरा में क्या होता है कि हमारे पास डिस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम की वजह से डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती हैं। अब एक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपरा जो होता है दो टाइप्स का होता है, एक एक्यूट होता है और एक क्रोनिक होता है। ठीक है, एक्यूट जो होता है ये मेनली बच्चों में होता है और आफ्टर वायरल इन्फेक्शन होता है, और एक्यूट जो होता है एक्यूट ITP जो होता है ये लेस कॉमन होता है, लेकिन जो क्रोनिक ITP होता है वो कॉमन भी ज़्यादा होता है, मतलब मोर कॉमन होता है। प्लस ये जो है वुमेंस में होता है विद एज ऑफ तकरीबन 20 से 40 साल की फीमेल्स में होता है। ठीक है, अब इसकी पैथोजेनेसिस में क्या होता है, ये पैथोजेनेसिस ऑफ द इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपरा कि हमारे पास एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं अगेंस्ट द एंटीजन ऑफ द प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स है ना, तो प्लेटलेट्स के ऊपर हमारे पास सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, अब डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स जैसे कि इसमें क्या होता है, इस केस में हमारे पास जो है 3A एंड 2B और 1B एंड 1X ग्लाइकोप्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। किसके अगेंस्ट? 3A 2B 1B 1X। ठीक है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती हैं। सही है,
ये 1x नहीं है, ये 9 है, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, जब इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है तो प्लेटलेट की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब हम इसकी और ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ना मेनली स्प्लीन में बनती हैं ना, तो अगर हम इस पेशेंट में स्प्लीनेक्टमी कर दें, मतलब हम अगर उसका स्प्लीन रिमूव कर दें, तो सिम्टम्स जो होते हैं वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्परा के। क्यों रिड्यूस्ड हो जाते हैं? क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ जो बन रही थी वो ही नहीं बनेंगी। जब वो नहीं बनेंगी तो पेशेंट के सिम्टम्स इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्परा है ना, तो इसमें प्लेटलेट काउंट जो होता है वो 5000 से कम हो जाता है, ठीक है। अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर 5000 से प्लेटलेट काउंट कम होगा तो क्या होगा? एकाइमोसिस होगी, ब्रूजिंग होगी, पेटिकिया होगा, पर्पोराई होगा, इसके अलावा नोज ब्लीडिंग, एपिटेक्सिस वगैरह हो गया, इसके अलावा गम्स ब्लीडिंग होंगी, ठीक है। हीमोरेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएंगी, ठीक है। दैट्स इट। अच्छा, अब हम लोग आते हैं हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। हेपेरिन जो है ना ये ड्रग है, ठीक है। और हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्परा को आप जो है वो भी कह सकते हो ड्रग इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। अब ये हेपेरिन जो होता है ना, ये हमारे पास एक एंटी कोगुलेंट है जो हम कोगुलेशन को ख़त्म करने के लिए देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल बॉडी में कोगुलेशन हो गई है, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने हेपेरिन दे दिया है, लेकिन पहले ज़माने में हम लोग जो है अनफ्रैक्शन हेपेरिन यूज़ कर रहे होते थे। आफ्टर 1 to 2 weeks ऑफ अनफ्रैक्शन थेरेपी, इसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में डिफरेंट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं हेपेरिन के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं क्योंकि हेपेरिन को वो एज अ फॉरेन बॉडी सब्सटेंस कंसिडर कर रहे होते हैं ना, ऑब्वियसली। तो उसकी वजह से क्या होता है एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन जाता है, मतलब हेपेरिन प्लस एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन जाता है। वो कम्प्लेक्स जो होता है वो जाके प्लेटलेट्स के साथ बाइंड कर जाता है। जब प्लेटलेट्स के साथ बाइंड हो जाता है ना, देखो यहाँ पे हमारे पास हेपेरिन हमने दिया, अनफ्रैक्शन हेपेरिन, इसकी वजह से डिफरेंट एंटीबॉडीज़ बनी है, आईजीजी मेनली, ठीक है। आईजीजी और हेपेरिन का कम्प्लेक्स बना है, कम्प्लेक्स जो है वो प्लेटलेट के साथ बाइंड हुआ है। जब वो प्लेटलेट्स के साथ बाइंड हुआ है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्लेटलेट के फंक्शंस जो है वो और इंक्रीज़ हो जाएंगे, एक्टिवेशन उसकी और ज़्यादा हो जाएगी। जब उसकी एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाएगी तो एक्टिवेशन जब उसकी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि क्लॉटिंग जो है वो और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब क्लॉटिंग जब ज़्यादा हो जाएगी तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है वो हो जाएगा। ये मतलब क्लॉटिंग प्लेटलेट्स यूटिलाइज ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं ना, जब प्लेटलेट यूटिलाइज होना शुरू हो जाते हैं तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और देखो दोबारा मैं बता देता हूँ कि कोगुलेशन, फॉर एग्जांपल कोगुलेशन हुई भी है ना बॉडी में, तो हम लोगों ने क्या करना है अनफ्रैक्शन हेपेरिन दे देना है, ठीक है। अनफ्रैक्शन हेपेरिन दे देना है तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास डिफरेंट एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, ठीक है, अगेंस्ट द एंटीजन, ठीक है। अब एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो है वो जाके प्लेटलेट्स के साथ कंबाइन हो जाएगा, वो प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन कर देगा। प्लेटलेट्स जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा क्लॉटिंग होगी, ठीक है। क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी, इसकी वजह से प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में, ठीक है। प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, अल्टीमेटली थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्लेटलेट्स का काउंट कम हो गया, ठीक है। अब लोअर मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन जो होता है ना, अगर हम लोग देंगे ना तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो बन रहा था ना अनफ्रैक्शन हेपेरिन की वजह से वो नहीं बनेगा, तो इट विल नॉट कॉज द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। लेकिन पिछले ज़माने में जब हम लोग यूज़ कर रहे होते थे द अनफ्रैक्शन हेपेरिन, तो वो कॉज कर सकता था थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं हमारे पास थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी, ठीक है। थ्रोम्बोटिक मीन्स थ्रोम्बोटिक एपिसोड्स होते हैं, और माइक्रो एंजियोपैथी मतलब कि ब्लड वेसल्स में हमारे पास थ्रोम्बोसिस हो जाती है। अब ये जो थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी है इसमें हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्परा होता है, मतलब थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्परा, और दूसरा जो होता है वो है हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ठीक है, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। अच्छा, अब इन दोनों में ये दोनों जो है ना टाइप्स हैं ना माइक्रो थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी की, ठीक है। ये दोनों टाइप्स हैं, ठीक है, लेकिन इसमें फीचर्स जो होते हैं ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या फीचर्स होते हैं? फीवर होता है बंदे को, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, हीमोलिटिक एनीमिया होता है, इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके अलावा रीनल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मतलब रीनल फेलियर हो जाता है। तो अब ये जो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्परा होता है ना, तो इसमें ये सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जो हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम होता है उसमें हमारे पास न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, इसके अलावा तमाम चीज़ें होती हैं। अब इनकी पैथोजेनेसिस पे आते हैं। जो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्परा है ना, तो इसकी पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है एडम टी
ADAMTS13 की ADAMTS13 की डेफिशिएंसी हो जाती है। उस ADAMTS13 की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास क्या होता है, बंदे में हाँ, ADAMTS13 जो है ना, ये हमारे पास वॉन विलेब्रेंट फैक्टर की क्लीविंग प्रोटीन है। ठीक है, मतलब ये वो मेटालोप्रोटीन है जो वॉन विलेब्रेंट फैक्टर को तोड़ता है। अब इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी ADAMTS13 की, तो वॉन विलेब्रेंट फैक्टर जो है वो नहीं टूटेगा। जब वॉन विलेब्रेंट फैक्टर नहीं टूटेगा तो अल्टीमेटली प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की काउंट बॉडी में कम हो जाएगी क्योंकि वो यूटिलाइज हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या हुआ है, ADAMTS13 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जो मेटालोप्रोटीनेस है जो वॉन विलेब्रेंट फैक्टर को ब्रेक डाउन कराता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम होता है ना, इसमें हमारे पास एक टॉक्सिन होता है जिसको आप शैगर टॉक्सिन कहते हो। ठीक है, ये जो है ना, एक शैगेला में नज़र आता है और एक हमारे पास इकोलाई में नज़र आता है। अभी जो शैगर टॉक्सिन है ना, ये जो टॉक्सिन होता है ना, शैगेला टॉक्सिन ना, तो ये हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स के साथ कंबाइन हो जाता है, जाके लग जाता है एंडोथेलियल सेल्स के साथ। जब वो लग जाता है तो वो एंडोथेलियल सेल्स की एक्टिवेशन करवा देता है, और एंडोथेलियल सेल्स की जब एक्टिवेशन हो जाती है तो वो क्या करते हैं, प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो अल्टीमेटली वही कोगुलेशन होंगी, प्लेटलेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्लेटलेट्स के काउंट कम हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इसकी जो साइन वो होते हैं, ट्रीटमेंट्स होती है ना ऑफ थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी ना, तो इसमें हम लोग मेनली जो है ना वो देते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं। मतलब कि प्लाज्मा फेरेसिस में बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा लेते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स लेते हैं। क्या, प्लाज्मा फेरेसिस, ग्लूकोकॉर्टिकाइड एंड फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। प्लाज्मा फेरेसिस ये होता है कि एक बंदा है जिसको ऑलरेडी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परपरा हुआ था, ठीक है, और वो ठीक हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग क्या, और उस बंदे की ब्लड में एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, डिफरेंट एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो जिस बंदे को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परपरा हुआ था, वो क्योर हो चुका है, तो हम उसकी एंटीबॉडीज़ लेते हैं, उसका ब्लड लेते हैं और उस बंदे में इंसर्ट कर देते हैं जो अभी राइट नाउ जो है वो पेशेंट है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का। तो इसके ज़रिए जो है एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस हो जाती हैं टू द पेशेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पेशेंट सिम्टम्स स्टार्ट इम्प्रूविंग। तो इसको हम प्लाज्मा फेरेसिस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज़ करते हैं, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दैट्स इट, थैंक यू।